ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये 21वीं सदी के भारत का वीडियो है। जिस इलाके में मैं आज आपको लेकर चल रही हूँ, इसे देखकर आपको ये लगेगा ही नहीं कि ये अपने ही देश का एक हिस्सा होगा। नर्मदा घाटी के इस हिस्से में पहुंचकर आपको ऐसा लगेगा कि हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं, जहां ना सड़कें बनती हैं और ना ही मोबाइल का आविष्कार हुआ है। ये मध्य प्रदेश में अलीराजपुर जिले का डूब प्रभावित इलाका है। यहाँ नर्मदा घाटी के दूसरी तरफ करीब 15 गांव हैं, जिनमें ज्यादातर भलाला आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। आज उन्हीं में से मैं एक गांव लेकर आपको चल रही हूँ। आज के भारत में 24 घंटे बिजली, हाई स्पीड इंटरनेट, एक कॉल पर पका पकाया खाना घर पहुंचने वाले इस युग में ये आदिवासी बिना किसी सुविधा के कैसे जीवन यापन कर रहे होंगे, ये कल्पना करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये सच है। स्टेट्स ऑफ रूरल इंडिया की हमेशा ये कोशिश रहती है हम ग्रामीण भारत की आपको वो तस्वीर दिखा पाए जो अब तक पहुंचने में किन्हीं कारणों बस रह गई थी। आज अभी हम जिस जगह खड़े हैं ये मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला मुख्यालय से लगभग 65 किलोमीटर दूर सकरजा एक पॉइंट है, एक जगह है जो नर्मदा नदी के पास में है। आप अगर हमारे पीछे देख पा रहे हो ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र का बॉर्डर है। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में गांव बसे हुए हैं। अभी हम मध्य प्रदेश के उन 15 गाँव में से एक गाँव में जा रहे हैं जहाँ पर यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग रहते हैं। उनका जीवन कैसा है, मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें डूब प्रभावित घोषित कर दिया है, उनका पुनर्वास कर दिया है, लेकिन अभी भी वो वहाँ पे रह रहे हैं। इनके आवागमन का साधन ये एकमात्र नाव है जिस पे हम खड़े हैं। इस नाव के द्वारा हम उन गाँव में पहुँचेंगे, वहाँ के लोगों से ये समझने की कोशिश करेंगे कि उन तक सरकारी योजनाएं कितनी पहुँच पाई हैं, उनका जीवन कैसा है, वो अभी किन परिस्थितियों में रहने को मजबूर है। आज हमें जिस गांव जाना है उसका नाम अंजनबाड़ा है, जो अलीराजपुर जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर है। इस गांव तक पहुंचने में रास्ते में करीब 15 किलोमीटर का सफर ऐसा है जहां कोई साधन नहीं है। सकरजा से अंजनबाड़ा तक सफर 2 नावों के जरिए पूरा होता है। पहले एक लकड़ी वाली नाव कुछ दूर ले जाती है और वहां से इंजन से चलने वाली एक बड़ी नाव। सकरजा से अंजनबाड़ा का सफर और इनके बीच बसे 15 गांवों की कहानी हमें ये बताती है कि देश में एक आबादी अभी किस हाल में जीने को मजबूर है। कितना दूर होगा नाव से जाने में? नाव से जाने में यहाँ से 30 किलोमीटर लगभग है, 30 किलोमीटर ककराना। और सकरजा यहाँ पे से 10 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा, तो 30 किलोमीटर कितने देर में पूरी कर लेते हैं दूरी? 30 किलोमीटर तो 2-3 कलाक लग जाते हैं। 2-3 घंटे? हाँ। तो उतनी दूर जाते हैं? हाँ, उतनी दूर जाना पड़ता है। वहाँ क्या करने, मार्केट करने जाते हैं? मार्केट करने, वहाँ से वापस गाड़ी में जाना पड़ता है, वालपुर तक जाता है। वालपुर जाना पड़ता है, इधर से तो छकतला यहाँ से। तो हफ्ते में एक दिन ही मार्केट करते हैं? हफ्ते में बस एक दिन जाते हैं। तो सारे लोग ऐसे ही आपकी नाव से जाते हैं? हाँ, सारे लोग। तो सबको पता रहता है कि किस टाइम जाएंगे आप? मतलब दिन वैसा आता है कि कोई रविवार छकतला हाट गिरता है तो रविवार को जाते हैं, इधर शुक्रवार को जाते हैं। अच्छा, मतलब हफ्ते में 2 दिन? हाँ, हफ्ते में 2 दिन। तो बाकी बीच में दिक्कत परेशानी होती है तो कहीं नहीं, बस नाव से जाना पड़ता है। कोई बीमार है वो तो क्या नाव ले जाना पड़ता है अपने को। यहाँ की जिंदगी नाव के सहारे है। पढ़ाई से लेकर दवाई तक, राशन से लेकर खेती तक, सब इस नाव के सहारे ही होती है। नाव एक बार अपने ठिहे से छूटी तो किनारे तक पहुंचने में कम से कम 1-1.5 घंटे नर्मदा की घाटी में रहती है। नाव से उतरने के बाद पानी, कीचड़ और सैकड़ों फीट ऊंची चढ़ाई के बाद ये गांव आता है।
अंजनवाड़ा गांव में करीब 70 घर हैं। घर क्या, लकड़ी और घास की मड़ैया कह सकते हैं। इनके पास गृहस्थी के नाम पर कुछ एक बर्तन और जीने के लिए कुछ एक किलो राशन है। बताइए थोड़ा कि आप लोग कैसे खाना वाना बनाते हैं। हम ये ऐसा बना रखे, ऐसा ही बनाते हैं। अच्छा, आपके गांव अंजनवाड़ा में जो 65 घर हैं सब लोग ऐसे ही खाना बनाते हैं? सब ऐसे ही बनाते हैं। क्यों, गैस नहीं है आपके? गैस नहीं हमारे पास, नहीं है। ऐसे तो बहुत देर में पक पाएगी दाल। इतनी देर लगे पर क्या करेंगे, बनाना पड़ता है। तो अभी खाना आप ऐसे अंधेरे में बना रही है, मोबाइल की रोशनी में? हाँ, अंधेरे में भी बना सकते अंधेरे में ही बना सकती हैं? हैं, बना दो। अंधेरे में ही बनाती हैं? हाँ, तो रोशनी का कोई इंतजाम नहीं है? नहीं, केरोसिन भी नहीं मिलता उनको, तो चिमनी जला के रोटी बना सकते हो। तो केरोसिन भी नहीं होने के कारण से वो अंधारे में रोटी बना दी। इन लोगों का खान पान क्या है, क्या खाते हैं? ये लोग खाते हैं ये बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग की दाल है, उड़द की दाल, ये खाते हैं ये लोग। जो खेत में उगाते हैं? हाँ, जो खेत में उगाते हैं वही। बाकी गेहूं और चावल कब कब खा पाते हैं? अरहर की दाल कब खाते हैं? और ये गेहूँ और चावल तो ये जो त्यौहार होता है उसी समय पे खाते हैं। गेहूँ तो ये उनके यहाँ उत्पादन होता नहीं गेहूँ का, चावल का। यहाँ का जीवन कितना मुश्किल, दुष्कर और कठिनाइयों भरा है, आपको अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। सड़क, बिजली, इंटरनेट तो छोड़िए, यहाँ पीने का साफ पानी तक नहीं है। इमरजेंसी में किसी को फोन करना पड़ जाए तो कई किलोमीटर दूर ऊपर पहाड़ की एक चोटी पर जाना होता है। गांवों के लोग बताते हैं, वैसे तो सरकार ने एक नाव एम्बुलेंस चला रखी है, लेकिन कई बार लोग उस एम्बुलेंस के गांव तक पहुंचने और मरीज के अस्पताल तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। कोई लोग बीमार हो जाते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं, तब यहाँ से नाव मिलती है। कभी कभी नाव भी इधर से जा रही थी, लेकिन यहाँ से पैदल ले जाना पड़ता और खूंदी सकरजा तक। और वहाँ पे वाहन मिले तो मिलती नहीं, तो कभी कभी वहाँ पे भी समस्या रहती, वाहन ढूंढना, फिर वहाँ ले जाना। और कभी कभी तो यहाँ ज़्यादा बीमार हो जाए नहीं तो ले जाता रास्ते में भी कुछ दुर्घटना हो सकती है। यहाँ के बारे में तो बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, ऐसे तो उनको शासन द्वारा बनाई गई योजना का कोई भी योजना का लाभ नहीं मिलता है उन्हें। शासन जो भी योजना बनाते हैं कागज पे चलता है, हो गई योजना का लाभ मिल रहा है, लेकिन इन लोगों को नहीं मिलता है। एम्बुलेंस की व्यवस्था है तो बोट की व्यवस्था एक ही है, 8-10 गांव है तो एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं मिलती है। पढ़ाई के लिए है तो दूरी पे स्कूल है तो बच्चे नहीं जा पाते हैं। दूसरी समस्या स्वास्थ्य से लेकर है तो एम्बुलेंस अभी 8-10 गांव दिए हैं तो मिल नहीं पाते हैं। वो भी पिछले वर्ष से यहाँ पर प्रेग्नेंट महिलाओं को प्रसूति के लिए कोई भी आसपास पीएचसी या सीएचसी सेंटर्स नहीं है। मेरे सामने आप देख सकते हैं, ये नदी है, नदी से नाव से लेकर जाना पड़ता है या फिर यहीं डिलीवरी करना पड़ता है। बीमारी मार पड़ता है तो बारिश में ले जाना पड़ता है हमको। तो नाव तो से नहीं चल सकती, वो नाव तो बहते हैं ना। हाँ। बरसात के दिन में, इसलिए नाव से तो नहीं जा सकते। हाँ, तो कैसे ले जाते हैं? तब के यहाँ से सकरजा तक के ले जाना पड़ता है, पैदल ले जाना पड़ता है। पैदल। तो पैदल कैसे, अगर कोई गर्भवती महिला है तो कैसे पैदल ले तो जाते हैं? मतलब झोली बांध के पैदल ले जाना पड़ता है उनको। अच्छा, झोली बांध के ले जाते झोली हैं बांध के। और कोई साधन नहीं है? बस कहीं नहीं, बस नाव के मोटरसाइकिल साइकिल कुछ नहीं है? यहाँ तो ले ले, बाकी नहीं, रोड ही नहीं है तो कहाँ से ले लें। सालों पहले सरदार सरोवर बांध बनने के बाद मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के इस इलाके में सैकड़ों गांव डूब गए। कुछ विस्थापित हुए, लोगों के घर, मकान, खेत सब चले गए, लेकिन कुछ लोगों का विस्थापन नहीं हो सका। इस इलाके के लोगों के मुताबिक उन्हें जहां बसाया जा रहा था वो बंजर जमीनें थीं। वहां जाकर कमाई के बिना मरने से अच्छा था अपनी देहरी पर नर्मदा के साथ रहकर जूझते हुए जिंदगी जी ली जाए।
भलाला आदिवासी बहुल इस इलाके के 15 गांवों ने विस्थापन से मना कर दिया और जैसे तैसे अपनी जिंदगी काटने को मजबूर हो गए, लेकिन विस्थापित ना होने की जैसे इन्हें सजा मिली हो। यहाँ ना स्कूल है ना अस्पताल। समस्या पर देखी जाए तो बहुत सारी है, जी जैसे कि इधर देखिए भैया। हाँ जैसे कि और शिक्षा के बारे में तो यहाँ पे स्कूल भी नहीं है, और पढ़ने के लिए, और यहाँ पे पढ़ने के लिए सकरजा और जाओ, और यहाँ से और सकरजा से फिर मथवाड़ यहाँ से 35 किलोमीटर लगभग पड़ता, जो चल के जाए तो पूरा दिन लगता। और हमने भी वहाँ से पढ़ाई की है, और दिन में जाते थे और रास्ते में जो बात वगैरह लेके जाते थे और खाते, और पूरा दिन लगता था जाने में। और इसलिए यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या तो स्कूल की है। स्कूल नहीं है यहाँ पे? स्कूल नहीं है पूरे और आपके जैसे गांव में? पहले अतिथि थी सैटेलाइट शाला करके, पर वो भी अभी बंद पड़ी है। और इसलिए पूरे हमारे गांव के बच्चे छोटे हैं और लड़कियां वगैरह सब। इन सभी 15 गांवों की अपनी एक समस्या है, जिसमें प्रमुख समस्या स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोड है, बिजली है, पानी पीने और एग्रीकल्चर दोनों के लिए। इन समस्याओं पर आज़ादी के बाद से अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। इनके पुनर्वास केवल कागजों में हुए हैं। और शिक्षा का स्तर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग न के बराबर है। यहाँ पर 120 स्कूल में परमानेंट 0 टीचर है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पर। और बालिका शिक्षा तो ये कह सकते हैं कि इन 15 डूब प्रभावित गाँवों में शून्य भी कह सकते हैं, क्योंकि लड़के तो चलो नाव से चले जाते, 15-50 मिनट ऐसे लगते, लेकिन जो थोड़ा सुरक्षा के रीजन से लड़कियों को स्कूल भी नहीं भेजा जा रहा है। यहाँ कमाई के नाम पर जमीन के कुछ टुकड़े हैं जो दूर पहाड़ियों में हैं। गांव से खेत तक पहुंचने में ही 2 से 3 घंटे का करीब वक्त लगता है। अगर इन्हें बाजार से कोई सामान लाना होता है तो पूरा दिन लग जाता। इसलिए इनकी ये कोशिश रहती है कि 10-15 दिन में ही ये नाव के सहारे बाजार जाएं और वहां से पूरा सामान खरीद कर ले आएं। इनके गर्मी सर्दी के दिन रात तो जैसे तैसे कट जाते हैं, लेकिन बरसात में घाटी में पानी बढ़ने की वजह से ये लोग करीब 3-4 महीने कैद बनकर रह जाते हैं। इस डूब इलाके में रहने वाले सभी लोग एक तरह की जैसे सजा काट रहे हों। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किलें इन महिलाओं की हैं। ये दुनिया से कटी हैं। अंजनवाड़ा गांव में मात्र 4 लड़के ही स्कूल जाते हैं। लड़कियां आज तक स्कूल नहीं गई। पढ़ाई, नौकरी, आत्मनिर्भरता आज भी इनके लिए चांद पर पहुंचने जैसा है। इलाके के बुजुर्ग लोग कहते हैं कि हमारी जिंदगी तो जैसे तैसे कट गई, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं। ऐसा ना हो कि हमारी तरह ये भी दुनिया ना देख सकें। पर अभी इस बात से ये अनजान है कि इनकी समस्या का समाधान हो भी पाएगा या नहीं। ये चाहते हैं कि इनकी समस्याएं जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचे, ताकि ये अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी दे सकें। सिट्स अप रूरल इंडिया के लिए अंजनवाड़ा से नीतू सिंह की रिपोर्ट।